Hello students, today we are going to discuss the chapter Systems of Particles and Rotational Motion. इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिजिड बॉडी. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? वास्तव में अगर कोई बॉडी है और उस पर हम कोई सा भी फोर्स अप्लाई कर दें और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, रिजिड बॉडी के जो पार्टिकल्स हैं, उनके बीच का सेपरेशन चेंज ना हो, उनके बीच का रिलेटिव सेपरेशन चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे. जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑल दोज बॉडीज विच हैव definite shape, perfectly definite shape and size, they are termed as, they are called rigid body. जितनी भी बॉडी है जिनका परफेक्ट साइज एंड शेप है उनको हम रिजिड बॉडी कहेंगे. इस कैटेगरी में जितने भी सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड बॉडीज हैं, कुछ को छोड़ करके, जैसे रबर वगैरह जो है उसको छोड़ दिया जाए तो उनको हम रिजिड बॉडी कहेंगे. इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेशनल मोशन. What is translational motion? A body is said to be in translational motion if all the particles of the body cover equal displacement in equal time interval. If all the particles of the body cover equal displacement in equal time interval. मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को आप इस सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं या किसी इंक्लाइन प्लेन पे ये स्लाइड किया जा रहा है. तो इसमें जरा देखें आप, ये पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल ए है तो ये यहां आया ए डैश. सपोज कर लीजिए कि इसने डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एस कवर की, तो इस पार्टिकल का क्या होगा? ये भी पार्टिकल जो है यहां पे पहुंचेगा बी से बी डैश. इसने भी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डेल्टा एस. इसने भी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया? डेल्टा एस. और टाइम इंटरवल क्या है? डेल्टा टी. डेल्टा टी. इसका मतलब आप कह सकते हो कि अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही हो कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं जिससे वो बना हुआ है, वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो है इक्वल वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं. ऐसे मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे. ऐसे मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे. इफ अ बॉडी इज मूविंग इन सच अ वे that all the particles of the body have same velocity, that is they are covering equal displacements in equal time interval, then the motion of that body is called translational motion. Now come to rotational motion. What is rotational motion? If a body is moving in such a way that all the particles of the body moves in a circle, all the particles of the body adopts circular path around a common axis, that is called axis of rotation, then this type of motion is called rotational motion. जैसे फैन का मोशन है, आपका जो सीलिंग फैन है उसका जो मोशन होगा वो रोटेशनल मोशन होगा. जो टेबल फैन है उसका मोशन जो है रोटेशनल मोशन होगा. किसके वो? इस एक्सिस के वो. यानी रोटेशनल मोशन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल P1 है, ये पार्टिकल P2 है, ये P3 है, ये सारे के सारे सर्कल्स में मूव करते हैं. सारे के सारे डिफरेंट सर्कल्स में, डिफरेंट रेडियाई के सर्कल्स में मूव करेंगे, लेकिन इनके सेंटर जो है किस पे लाई करेंगे? एक कॉमन एक्सिस पे लाई करेंगे. दैट कॉमन एक्सिस इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन. यानी कोई बॉडी इस तरह से मूव करे कि उसके सारे के सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन में हो और वो कॉमन एक्सिस के अराउंड सर्कुलर मोशन में हो, और उसी कॉमन एक्सिस को हम, उस कॉमन एक्सिस को एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. नाउ कम टू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, जरा सोचें आप, कोई बॉडी, किसी सिलेंडर को हमने इंक्लाइन प्लेन पे ले लिया, ये हम क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं सिलेंडर का, तो क्या होगा? सिलेंडर जो है
जब नीचे आएगा तो इस मोशन को हम रोलिंग मोशन कहेंगे। एक्चुअली इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो किस तरह के मोशन में है? ट्रांसलेशनल मोशन में। और ये पूरा का पूरा जो है, जो बॉडी है वो अपनी एक्सिस के अबाउट, यानी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन में भी, यानी रोटेशनल मोशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशनल मोशन भी हो रहा है। ऐसे मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड रोलिंग मोशन। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस हम कैटेगराइज कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम ये समझेंगे, हालांकि हमने पढ़ाया हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, शॉर्ट में जो है हम इसको रिवाइज कर ले रहे हैं क्योंकि हम लोग को इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन अभी डिस्कस करना है। जैसे आप लोगों ने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये सारी चीजें पढ़ी हुई हैं। उसी तरह से रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम जो है, हालांकि ये सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, शॉर्ट में इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई एम सपोजिंग अ पार्टिकल इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन क्या होगी? टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी पोजीशन ये होगी। टाइम t1 पे इसकी पोजीशन क्या है? p1। इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिया? θ1। और टाइम t2 पे इसकी पोजीशन क्या होगी? p2। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? θ2। यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन अ गिवन टाइम इंटरवल द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यानी ओरिजिनल जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है और ये टाइम t1 पे पोजीशन वेक्टर है, रेडियल वेक्टर है। ये जो एंगल बना रहा है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर t2 माइनस t1 में हम कहें कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो ये होगा, इसको आप क्या लिखोगे? θ2 माइनस θ1। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे समझते हैं, हमने ये मान लिया कि ये डेल्टा थीटा है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस है और ये सर्कल की रेडियस है। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। अब एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यानी अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा टी टाइम इंटरवल में डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो यूनिट टाइम इंटरवल में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। इसे ही हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो आप डायरेक्ट जो है ओमेगा लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू, लेकिन वेरिएबल है तो ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। अगर मैं ये कहूं कि इफ टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 देन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 एंड दिस विल बी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, दिस विल बी डी थीटा अपॉन डी। ये ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी टाइम डिफरेंशिएशन of angular displacement gives you instantaneous angular velocity। तो इससे आप एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर लोगे। अब इसी के आगे हम थोड़ा बढ़ेंगे तो हमको एंगुलर एक्सेलरेशन भी मिल जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। हमने एज्यूम किया कि टाइम t1 पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है, टाइम t2 पे एंगुलर वेलोसिटी चेंज होकर के ओमेगा 2, ये इसका मतलब डेल्टा t दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1 टाइम इंटरवल में चेंज कितना हुआ? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा। यानी हम कह सकते हैं कि डेल्टा t टाइम इंटरवल में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना है? डेल्टा ओमेगा। तो यूनिट टाइम इंटरवल में चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t। इसको हम कहेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। The time rate of change of angular velocity is called angular acceleration। टाइम इंटरवल छोटा करते हैं। If delta t is very small that is tending towards 0 then instantaneous angular acceleration can be written as limit delta t tending towards 0 and this will be
डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, दैट कैन बी रिटन एज डी ओमेगा अपॉन dt। ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया क्या क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। इसमें आप लोगों को ये रिलेशंस जो है हमेशा दिमाग में रखने हैं। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी एंड अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर लोगे टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे तो एंगुलर वेलोसिटी मिल जाएगी। एक काम और कर लेते हैं, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमने पढ़ाया था आप लोगों को कि जब सर्कुलर मोशन हो रहा था ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट था डेल्टा एस, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में हम लिख लेंगे डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट ले लेंगे तो ये जो है डी थीटा अपॉन डी टी डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1/r ds अपॉन dt। यहाँ पे हमने अप्लाई किया लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो उस केस में डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी डी थीटा अपॉन dt होगा, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी ds अपॉन dt हो जाएगा। डी थीटा अपॉन dt क्या है, दिस इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/r मल्टी v, सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r। हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया। यहीं से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो हमें एक रिलेशन और मिल जाएगा, दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dv अपॉन dt इज इक्वल टू r, दिस इज d ओमेगा अपॉन dt, एंड व्हाट इज दिस, dv अपॉन dt इज लीनियर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू r अल्फा। ये रिलेशन मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है ये हमने रिवीजन के पर्पज से अभी तक पढ़ाया, इसके बाद हम लोग इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे। हम एज्यूम कर रहे हैं, आई एम एज्यूमिंग लेट अ बॉडी starts rotating with angular velocity omega naught, starts rotating with angular velocity omega naught under effect of constant angular acceleration alpha. It makes angular displacement theta in time 0 to t। ये हमने एज्यूम कर लिया। तो आप याद करिए कि लीनियर मोशन में हमने क्या क्या किया था। लीनियर मोशन जो हमने लिया था उसमें हमने इनिशियल वेलोसिटी u ली थी। अब यहां रोटेशनल मोशन हम डिस्कस कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में हम इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लेते हैं। ये इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है और ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इसमें हम लोगों ने जो एक्सीलरेशन लिया हुआ था वो a लिया हुआ था, यहां हम अल्फा लेंगे। इसमें फाइनल वेलोसिटी हमने v लिया हुआ था, इसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा लेंगे। इसमें हमने कहा था कि भाई t टाइम इंटरवल में हम s डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, हम इसमें कहेंगे कि हम थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने कुछ इक्वेशंस लिखे थे। इसमें क्या इक्वेशंस लिखे थे, v इज इक्वल टू u प्लस at, v इज इक्वल टू u प्लस at। पहला इक्वेशन हमने लिखा था v इज इक्वल टू u प्लस at लीनियर मोशन में।
इसी के करस्पॉन्डिंग v की जगह फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस at। इन प्लेस ऑफ a यू हैव एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा t। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे हम थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर। ये हम ऐसे लिखेंगे। इसी तरह से हम थर्ड इक्वेशन लिख पाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां पे हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो ये तीनों इक्वेशंस हैं। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ये किस में है? ये लीनियर मोशन में। और ये किस में है? ये रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन के केस में हम यूज कर रहे थे और ये रोटेशनल मोशन के केस में हम यूज करेंगे। चलिए हम इसका प्रूफ देते हैं। प्रूफ के डिस्कशन के लिए आप जो है जैसे वहां पे आपने प्रूव किया था चीजों को, पहला हम जो है इक्वेशन लेते हैं। हमारे पास पहला इक्वेशन है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। पहले हम एक जनरल जो है सिचुएशन क्रिएट कर ले रहे हैं। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा नॉट। और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? 0। टाइम t पर क्या सिचुएशन है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गई और कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है? थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हम अपने दिमाग में रखेंगे, यानी टाइम कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? टाइम 0 टू t वेरी कर रहा है और एंगुलर वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ओमेगा नॉट टू एंगल कितना वेरी कर रहा है? 0 टू थीटा। इस तरह से हमको ये जानना होगा। चलिए इसका हम प्रूफ लिखते हैं। वहां पे हमने स्टार्ट किया था a इज इक्वल टू dv बाई dt से। यहां हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt से। अभी हमने रिवाइज कराया है। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये हो जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt। अल्फा इज इक्वल टू d। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। d ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा dt। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद देयर प्रॉपर लिमिट्स। इंटीग्रेटिंग both sides with their proper limits, प्रॉपर लिमिट्स के साथ इनका इंटीग्रेशन करिए। d ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे हम। अब आप देखें यहां पे हमने बताया ओमेगा की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? ओमेगा नॉट टू ओमेगा, ओमेगा नॉट टू ओमेगा। और जब ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी है तो टाइम कितना है? 0। और जब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो टाइम कितना है? t। अब जरा देखें इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रेशन d ओमेगा। हमने बताया था आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल के केस में इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू सीधे हम x लिख लेते हैं। तो यहां इंटीग्रेशन d ओमेगा इज इक्वल टू हम क्या लिख लेंगे? ओमेगा। डेफिनेट इंटीग्रल नहीं होता ये, तो एक कांस्टेंट भी लिया जाता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल है तो इस वजह से कांस्टेंट जो है जब हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। दैट इज इक्वल टू अल्फा। अगेन इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t, so this will be t 0 to t. Finally this can be written as upper limit omega minus lower limit omega naught, that is equal to alpha. Upper limit is t, lower limit is 0. Therefore this can be written as omega is equal to omega naught plus alpha. ये लिख लेंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया
नाउ कम टू सेकेंड इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट? सेकेंड इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने रोटेशनल इक्वेशन लिख लिया. एस की जगह पे थीटा, यू इज इक्वल टू यू की जगह पे यहाँ पे ओमेगा नॉट हो जाएगा और 1/2 एटी स्क्वायर. यहाँ पे जो है ए के कॉरेस्पॉन्डिंग अल्फा, टाइम तो दोनों में वही है. नाउ कम टू इट्स प्रूफ. वहां हम लोग स्टार्ट कर रहे थे v इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी से. यहां हम स्टार्ट करेंगे v की जगह लिख लेंगे ओमेगा, s की जगह थीटा, तो d थीटा अपॉन डी टी से स्टार्ट करेंगे. इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? d थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी. और ओमेगा इज इक्वल टू अभी अभी पढ़ाया हमने. ओमेगा इज इक्वल टू है ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी टी हो जाएगा. अब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं प्रॉपर लिमिट्स के साथ. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद देयर प्रॉपर लिमिट्स. दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं. ओमेगा नॉट डी टी प्लस अल्फा, अल्फा कांस्टेंट है, टी डी टी. प्रॉपर लिमिट्स की बात करनी है. यहां पे क्या वेरी कर रहा है? टाइम. यहां क्या वेरी कर रहा है? एंगल. तो जब टाइम जीरो है तो एंगल कितना है? 0. और जब टाइम t कर दिया, अपर लिमिट t कर दिया, तो एंगल कितना हो गया? थीटा. अभी अभी पढ़ाया था हमने, इजी है. इंटीग्रेशन डी थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? थीटा 0 टू थीटा. ओमेगा नॉट कांस्टेंट है, बाहर कर लीजिए. इंटीग्रेशन dt मिलेगा. इंटीग्रेशन dt इज इक्वल टू t 0 टू t प्लस अल्फा कांस्टेंट है. t का पावर क्या है? 1. तो फार्मूला क्या कहता है? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. So this will be t square upon 2. The limit is varying from 0 to t. अब इसको क्या लिखेंगे हम? अपर लिमिट थीटा, लोअर लिमिट 0, that is equal to ओमेगा नॉट. अपर लिमिट इज t माइनस लोअर लिमिट इज 0 प्लस अल्फा अपॉन 2. अपर लिमिट इज t, लोअर लिमिट इज 0. ये फार्मूला मिल गया आपको. थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा t स्क्वायर. जैसे वहां पे आपने डिस्कशन किया था, जैसे वहां पे आपने प्रूफ करने की कोशिश की थी, ठीक वैसे ही इसमें कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ चेंज ये है कि वहां इनिशियल वेलोसिटी u लिखते थे और यहां इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट लिखते. वहां फाइनल लीनियर वेलोसिटी v लिखते थे, यहां ओमेगा लिखते थे. वहां एक्सीलरेशन a था, यहां एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा. Now come to the third relation. वहां v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लिखा था हमने. यहां लिख लेंगे v की जगह ओमेगा, u की जगह ओमेगा नॉट, e की जगह और s की जगह थीटा. Now come to its proof. प्रूफ में हम लोगों ने उसको स्टार्ट किया था a इज इक्वल टू dv बाई dt से. ठीक इसी तरह से यहां अल्फा, since alpha is equal to d omega upon alpha is equal to d omega upon dt. इस रिलेशन में कहीं टाइम नहीं है, तो टाइम को हमको हटाना है. इसके लिए हम क्या करते हैं? ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में d थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको रीअरेंज कर लेते हैं. d थीटा अपॉन dt लिख लिया और ये हो जाएगा d ओमेगा अपॉन. कोई दिक्कत? व्हाट इज दिस? ये है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी. तो ये मिल जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन. और इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा. ये रिलेशन हमको मिल गया. अब यहीं से हमारा काम बन जाएगा. आपको पता है जब थीटा इज इक्वल टू 0 था तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी? ओमेगा थी. और जब थीटा इज इक्वल टू थीटा हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गया? ओमेगा. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद देयर प्रॉपर लिमिट्स,
दोनों साइड का इंटीग्रेशन करिए प्रॉपर लिमिट के साथ। अल्फा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 0 है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहां ओमेगा का पावर क्या है 1, तो इसका इंटीग्रेशन करोगे x टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ओमेगा टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। द लिमिट इज वेरिंग फ्रॉम ओमेगा नॉट टू ओमेगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटीग्रेशन d थीटा मींस थीटा 0 टू थीटा। सो दिस विल बी 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/2 बाहर कर लिया, ओमेगा की प्लेस पे ओमेगा ही रखोगे तो वही वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा अपर लिमिट इज थीटा, लोअर लिमिट इज 0। सो फाइनली दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा मींस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरह से हम लोग ये रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स।